नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार हिरानी है। मैं वर्तमान में बनारस के शिवपुर एरिया में रह रहा हूँ। मित्रों, ये वीडियो में आपसे अपनी एक पर्सनल समस्या के निराकरण के लिए आपसे प्रार्थना करने के रूप में आपसे चाह रहा हूँ, आपका एक सहयोग चाह रहा हूँ। मेरे छोटे भाई, जिसका नाम महेंद्र कुमार हिरानी है, ने मुझसे धोखे से, छल कपट से, मतलब बदनीयत से इतना बड़ा धोखा मुझे देते हुए उसने मुझे मेरी प्रॉपर्टी को मुझसे दान विलेख करवा के ले लिया है दोस्तों, जिसकी वजह से मेरे सामने एक गहरी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। चूँकि मैं एक विकलांग भी हूँ, पहले मैं आपको अपने बारे में दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए, मैं दोनों पैरों से और कमर से विकलांग हूँ और मैं किस तरह करके घसीट के बैठ के चलता हूँ और हम देख सकते हैं। और बैसाखी का भी मैं यूज़ करता हूँ, पर बैसाखी सब चलने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरा एक तो वज़न बढ़ गया है, उम्र भी हो रही है। तो मुझे आज बड़ी बताते हुए बड़ा दुख और गहरा मतलब एक आघात लगा है मेरे हृदय पे कि मेरे अपने सगे भाई ने, आज आप वर्तमान की स्थिति देख के आपको जो मैं बातें बताऊंगा, आप थोड़ा भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैंने जवानी में किस तरह करके एक छोटे से बिजनेस स्टार्ट करके एक बड़ा एम्पायर किया। मैंने अपने भाइयों की शादी की, मैंने कभी अपने शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। और आपको बता दें, जिस भाई के बारे में बता रही हूँ उसकी एक नहीं तीन मैंने शादियाँ की, जिसकी शादियों में लाखों यानी कि 50, 60, 70 लाख का मेरा अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी मैंने कुर्बान कर दी। और उसकी शादियों में उसके बाद जो उसने तलाक किया, उसकी जो आपको वो बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मित्रों, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। मैंने अंधा विश्वास किया इस भाई के लिए, मैंने अपना कैरियर, अपना भविष्य सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैंने आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई प्रीलिम्स कर लिया था, उसको छोड़ के मैं बिज़नेस में आया था, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी हो गई। मेरी छोटी बहन थी, उसकी तबीयत ख़राब रहती थी और मेरे पापा चाचा का बंटवारा हो गया था, तो मुझे ना चाहते हुए बिज़नेस में आना पड़ा था। और पीसीओ में मैंने ऐसा मेहनत की कि एक अच्छा भला इंसान भी इस तरह की मेहनत करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। आज वर्तमान इसको देख के मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि मैं किस तरह करके आज मुझे एक स्टेप चेंज का भी चढ़ना हो तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। उस समय मैं 2-2 मंजिल जो आपका ये जवाहर मार्केट है कैंट पे, वहाँ पे पहले दूरसंचार का ऑफिस रहता था। वहाँ पे लाइन पास कराने के मैं बड़े बाबू से मिलने के लिए जाता था। किस तरह करके मैं एक बैसाखी नीचे रखता था, एक बैसाखी लकड़ी के जो सपोर्टिंग रहती है साइड में, उसको पकड़ के ऐसे चढ़ता था और उसके बाद बड़े बाबू से मिलता था। वो मेरी दशा देख के, स्थिति देख के मेरी लाइनें वो करते गए। उसके बाद मैंने दिन रात 12-12, 14 घंटा दुकान पे बैठता था। सब लोग मुझे पागल कहते थे, कोई निशाचर कहता था, कोई बेपरवाह कहता था, कोई बोलता था यार किस तरह का इंसान है, कोई इसको घर वाला बोलता नहीं है। वो मैं मेहनत इसलिए करता था कि भैया मैं अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरे पापा चाचा का बंटवारा हुआ था, मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, उसके मेरी बहन एक्सपायर बेचारी हो गई। और उसके बाद मैंने दिन रात मेहनत किया। जो 2 भाई हैं जिनका नाम महेंद्र कुमार हिरानी है, ओम प्रकाश हिरानी है, दोनों की शादी अभी मैंने अपनी शादी भी उस समय नहीं की। महेंद्र कुमार हिरानी इस समय मेन जो साजिश करता है महेंद्र कुमार हिरानी है। मेरा छोटा भाई ओम प्रकाश, वो नीयत का ख़राब नहीं है, वो मन का साफ़ है, पर वो मेरे भाई का ही साथ दिया है, उसकी वजह से मैं बुरी तरह फंसा हूँ। पर मेन जो दिमाग जो लगा रहा है वो सारा भाई लगा चुका है। अब आप सोचिए, मुझसे उसने, मैंने जब 1994 पीसीओ खोला, फिर मैंने बताया नहीं, मैंने पहले पीसीओ डाला, फिर उसके बाद मैंने फैक्स किया, उसके बाद मैंने उसमें मोबाइल आया तो मोबाइल लाने में एंटर हुआ, उसके बाद मैंने फिर रिपेयरिंग खोला। मतलब जो भी मैं काम करता, मिट्टी को छूता सोना, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आज की स्थिति जो मेरी है ना, मैं एक कमरे में बंद हो चुका हूँ। ये समझ लीजिए, मैं लगता है कि मेरी सारी दुनिया बस एक कमरे में समझ, एक तो लॉकडाउन की वजह से भी, पर लॉकडाउन तो आप लोग के लिए अभी हुआ है, पर आज हम समझ लीजिए 5 साल से एक कमरे में बंद हैं, क्योंकि मेरे पास चलने फिरने की मेरी शक्ति है नहीं। मेरी धर्मपत्नी है, तो कपड़े की दुकान पे जाती है, तो मैं छोटा बच्चा है मेरा, अब इसमें वर्तमान में 3.5 साल का हो रहा है, तो उसकी पालन पोषण मुझे ही करना पड़ता था।
अब आप इसलिए देखिए कि अगर मेरे पास पैसा होता तो आज शायद मैं अपनी पत्नी से काम नहीं करवाता, उनको घर पे रखा था। समझ लीजिए आज मैं सोचता हूँ मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने भाइयों के लिए बताया 3 शादियों में 50, 60, 70 लाख खर्चा हो गया। फिर उसके बाद उसकी जो बीबी मर गई, मेरे भाई के बच्चे थे, उसको हॉस्टल भेजा गया, उसके हॉस्टल का खर्चा 2 बेटों का 4-5 लाख रुपये आता था। आज समझ लीजिए मेरे भाई ने इतनी हदें पार कर दी कि जब इसने मुझसे पहले तो 2017 में बंटवारा कर लिया है। अब बताइए, सोचिए जवानी में हम जब बंटवारा नहीं किए, एक समय की बात है जब इसकी दूसरी बीबी आई थी तो लोग अलग हो रहे थे। मेरी महेंद्र की बात बता रहे हैं जिसने मुझसे शादी की है। तो उस समय जो मेरा छोटा भाई ओम प्रकाश है, उसकी बीबी भी थी, तो उनका कहना था, दोनों भाभीयों को ये कहना था कि मैं हरीश को, यानी कि मुझको वो खाना नहीं खिलाएंगी। तो हमको में आंखों में आंसू आ गए। फिर किस तरह करके ये तय हुआ कि एक भाभी 15 दिन हमको खिलाएगी, दूसरी 15 दिन ये खिलाएगी, ये स्थिति हो गई। तो उस समय में माँ को लेके वृंदावन जाने की सोची थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भाइयों को अलग कर दूं या भाइयों को बोलूं तुम निकल जाओ, तुम मुझे खाना नहीं खिलाए हो। तो मैंने ऐसी स्थिति नहीं की। आज ये बंदा, जब मेरी शादी हुई है, शादी के तुरंत बाद ही हमसे एक लेटर लिखवा रहा है हाथ से कागज़ पे। मैं वो भी नहीं लिख रहा था, मैंने सबसे घर वालों से बातचीत की, कोई मेरा साथ नहीं दिया, और वो लेटर में लिखवाया है कि हम लोग अलग हो रहे हैं। अब बताइए, जब मैं वो लेटर आप पढ़ेंगे तो आपको आँखों से आंसू, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आँखों से झरझर बहने लगती है। वो अब सामान्य व्यक्ति भी पढ़ेगा, सोचेगा ये तो महान मूर्खता वाला काम है। जब मैं जवानी में अलग नहीं हुआ तो मैं बुढ़ापे में अलग कैसे हो सकता? खुद ही तो मैं बुढ़ापे में चाहूँगा ना। और मेरे अपने रिश्तेदारों ने भी इस चीज़ को महसूस नहीं किया, वो भी बोले तुम तो अलग हो। अरे भैया, पहली बात तो मैं एक बार गया और उसके बाद भी मैं जा नहीं पाता हूँ। ये बगल में रहता भी, उसने मुझे घर से भी निकाला, उसकी भी एक लंबी कहानी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि मेरी कई प्रॉपर्टियाँ थी, दोस्त का कहना, भैया आप शादी की हैं, अब नहीं यहाँ क्यों रह रहे हैं, उस मकान में चले जाइए। फिर नए मकान में गृह प्रवेश शुभ होता है। उसके कहने पे मैं इस मकान में आ गया। उसके बाद उसने पुराने मकान में किराएदार, पापा को किराएदार बैठा दिया है। अब वहाँ से उसने पत्ता उल्टा ही सब लोगों को अब ये कह रहा है कि मैं मकान छोड़ के गया हूँ। बताइए, सोचिए, एक तब हमको कह रहा है कि भैया उस मकान में जाइए, उसमें अभी नया मकान ख़रीदा गया है तो गृह प्रवेश होना चाहिए, आप 2-3 महीना रह के फिर यहाँ आ जाइएगा, क्योंकि अभी कब शादी करेंगे तो इस मकान में वाइट वॉश कराना पड़ेगा, बेकार में खर्चा होगा, अगड़म बगड़म। अब आप सोचिए, मुझसे निकाला गया, उसके बाद पापा को इसने चाबी घुमा के किराएदार रखवा दिया। अब मेरा रास्ता बंद हो गया, ऊपर अपने खुद भी रह रहा है। और उसने मुझसे दान इस बेस पे लिया कि जब मेरी तबीयत 2007 में हमको बाथरूम की दिक्कत हो गई थी, तो मुझे वहाँ से डॉक्टरों ने बोला कि भैया 5-6 महीना आपको इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एंटी यूकोलाई, भैया मुझे रेकरेंट यूटीआई है, उसमें बार-बार 1-1 घंटे में बाथरूम आ रहा है। वो आज तक स्थिति बनी हुई है। यहीं से मेरी सारी चीज़ें सब चेंज होती गई, क्योंकि स्वास्थ्य के कारण मुझे बिजनेस से हटना पड़ा। उसके बाद इसने पहले बिजनेस में जब मैं आया तो मुझे ये कह के उसने दूर रखा कि भैया अब आप तबीयत आपकी ठीक नहीं है, हम लोग 2 भाई हैं, मिल के संभाल लेंगे, आप आराम कीजिए। फिर धीरे धीरे जब मुझसे जो भी फर्म थी जो फर्म मेरे नाम थी, शुभम एक्सपोर्ट के नाम से मेरी फर्म थी, उसके ओनर हम थे। तो जितनी भी परचेसिंग हमसे साइन करवाता था, जो भी लेटर हेड पे साइन कर ब्लैंक पे लेटर पे साइन करवाता था, और उसके बाद ब्लैंक चेक पे उसने साइन कराने लगा। यहाँ भी मैंने गलती की शुरू में, जब मुझे ब्लैंक चेक पे साइन नहीं करनी चाहिए थी, तो क्योंकि जब भी कोई इनवाइस वगैरह थी उसको भर के फिलअप करके मुझे करना चाहिए था, उसके अगेंस्ट में करना चाहिए था। मैंने थोड़ा, यही सब मेरी गलतियाँ भी हमसे ज़्यादा हो गई। उसके बाद ये हमसे पूरा एक पूरी बुक जो होती है 50 पन्नों की जो बुक होती है वो साइन कराता। इसका कहना भैया ये बार-बार करने अच्छा आप एक बार कर दीजिए। इस तरह करके इसने जो मैंने प्रॉपर्टी ली थी, तो शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 14-15 घंटा बैठता था दुकान पे, तो सारे पेपर, जितनी प्रॉपर्टी हैं जो मैंने रथात्रा की दुकान ली थी, वो मेरे सीए अमित कपूर, उनके कहने पे उन्होंने मुझसे धोखा किया है। उन्होंने अपनी फ़ाइल खुलवाने के चक्कर में मुझसे भाई लोग का भी मैंने फ़ाइल खुलवा ली, तो मुझसे फिर उसने नाम चढ़वा दिया। चलिए मैंने नाम चढ़ा दिया, पर वो पेपर जो इसने भाई ने रख लिए वो आज तक मुझसे नहीं दिए, जो कि वो दुकान मैंने किस तरह करके लिए, आप मेरे पुराने मालिक से पूछ सकते हैं। और वो छोड़िए, उसके बाद जो प्रॉपर्टी मैंने कमाई, इन लोग का भी नाम चढ़ाया मैंने। 1-2 प्रॉपर्टी वो अपना भी नाम चढ़ाई, 2 प्रॉपर्टी मेरी अपनी भी थी। एक जो प्रॉपर्टी जिसमें वर्तमान में शिवपुर में रह रहा हूँ, उस पर इसने लोन ले लिया धोखे से, वो भी लिया अपने बिजनेस के लिए 20 लाख का, और उसमें भी घुमा कर उसने 15 लाख 38 लाख का लोन इसने लिया। और बाद में मुझसे धोखा करके इसने ये कहा कि लोन उतरवाना चाहते हो तो तुम्हें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो हम अचानक एकदम घबरा गए, क्योंकि बैंक से 2 साल जब शुरू में लोन देता था, फिर उसने बंद कर दिया।
उसके बाद इसने वहाँ से जब आरसी कटने की नौबत आ गई तो मैं एकदम अचानक घबरा गया। अपने लोगों से बात की तो कोई मेरी बात को समझ नहीं पाया। सब लोग कहे तुम्हारा नाम है तुम ही लियो, जबकि इसने चालाकी से मुझसे ले लिया। और 2017 में इसने मुझसे वो एक सौदेबाजी ये की, ज़बरदस्ती करके मुझसे इसने धोखे से मतलब मजबूर करके मेरी मतलब आत्मा दुखी होती है बताते हुए। मैं मतलब आँखों से मेरे अश्रु बह जाते हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं। इस व्यक्ति ने मुझसे इतना टॉर्चर करते हुए वो मुझसे एग्रीमेंट करवा लिया कि मैं दान विलेख बनवा लिया, एग्रीमेंट मतलब रजिस्टर दान विलेख करवा लिया कि मैं इनको दान दे रहा हूँ। सोचिए भला ये विकलांग आदमी कोई दान देता है कि लेता है? और अगर देता भी होगा तो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के एक मतलब कि अब उस भाई को क्यों देगा जो पहले से संपन्न है? अब बताइए, इसने मुझसे दान ले लिया, तब मैंने कहा भैया तुम दान ले लियो, और अपने में उसने जो मेरी पुरानी दुकान थी अथात्रा वो रख लिया, आईपी मॉल के सामने की दुकान वो मेरे समय की हुई थी, 2 दुकान मैंने की थी, 3 दुकान इसने अभी और बढ़ाई हैं। और मेरा एक सिद्धगी बाग में फ्लैट था, उसने इसने हमसे ले लिया, सोनिया में पैसा दिएगा तो वो ले लिया, प्लस दुकान पे कम से 70-80 लाख का माल था वो इसने रख लिया। और उसके बाद दुकान की गुडविल, ये सारी चीज़ें वो लेके बैठ गया। तो उसके बदले में मैंने कहा भैया हमें 70 तुम दे दो ताकि मैं आगे की ज़िंदगी अपना, क्योंकि हम अब इस उम्र में कोई काम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मैं विकलांग, तो मैं आपको बताया कि मैं हैंडीकैप तो हूँ, ये आप देख सकते हैं, दोनों पैरों से लाचार हूँ। और मुझे 2-3 बीमारियाँ ये हो चुकी हैं, आप देख सकते। यही मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई और यही मेरा कोर्ट में खास हो गया। उस समय अगर मैं थोड़ा मुझे माँ ने भी समझाया, इसकी वजह से मेरा कि भैया घर की बात मत निकालो। और मेरा अपना खुद का स्वभाव भी ऐसा था, झुकने वाला था, लड़ाई झगड़ा किसी तरह का मैं चाहता नहीं था। फिर एक पल को लगता था यार छोटा भाई है, चलो कोई बात नहीं है, छोटा है, उसका स्वभाव है, पर इस तरह की हरकत, इस तरह का घिनौना कार्य वो करेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप सोचिए, एक तो मैं विकलांग हूँ, आप बताइए, सोचिए, मैं एक तो उनका सगा भाई हुआ, दूसरे में विकलांग हूँ, और वो भी मैं ऐसा भाई कि जो विकलांग होते हुए और उनका बड़ा भाई होते हुए मैंने उन भाइयों की मैंने 3-3 शादियाँ की। सोचिए, जो जो मतलब मैं आपको प्रभु जी, मैं आपको अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। ये वर्तमान स्थिति देख के आज मुझे खुद भी भरोसा नहीं होता है कि मैंने किस तरह उस समय ऐसी चीज़ें मैंने की है बिजनेस में, जो एक मतलब मैंने एक एम्पायर खड़ा किया। मैं खुद सोचता हूँ तो मैं खुद अपने को आश्चर्यचकित होता हूँ कि नहीं भैया, मैं आज की स्थिति को मैं ऐसा नहीं करता, पर मैंने किया था, मैंने किया। फिर मैंने भाइयों की 2-3 शादियाँ हुई। आज बंदे की देखिए कि आज उसने मेरी सारी कुर्बानियों को, सारी मेरी किए पे पानी फेर दिया। एक पल भी नहीं सोचा कि यार ये अपना सगा भाई है। अगर मैंने कुछ नहीं भी किया होता तब भी इस बंदे का फ़र्ज़ है कि मेरे भैया विकलांग है, उनका घर परिवार है, छोटा बच्चा है, आखिर वो जीवन यापन कैसा करेगा। आज कोरोना देखिए चल रहा, इधर भी पिछले साल भी चला था, एक बार भी किसी भाई ने नहीं पूछा कि कैसे हो। छोटा भाई तो फिर भी अब पूछ रहा है, मान लीजिए, पर मदद तो कोई नहीं की गई है। अब मुझे जो मदद क्यों चाहिए, जो मेरा पैसा तुम लेके बैठे हो, तो मैंने इनसे कहा भैया तुम बैठे हो, रजिस्टर करा लिए, चलो जो हो गया। अब 2017 में इसने दान विलेख करवा लिया, और उसके पहले उसने चालाकी से अपनी फर्म बदल दी है, जो पहले शुभम एंटरप्राइजेस, शुभम एक्सपोर्ट थी, अब इसने शुभम एंटरप्राइजेस कर दी है। उसमें भी उसने गारंटर मुझे बनाया हुआ है। देखिए, इतनी बड़ी हम भी गलती करते चले गए हैं। गलतियाँ तो मैंने अपने पैरों पर खुद ही मतलब कुल्हाड़ी मारी, हम क्या बताएं आपको। बस इसकी वजह एक ही थी, भाई प्रेम में अंधा। मैं उन लोग को इतना मानता था, मतलब एक पिता से ज़्यादा, एक बेटे से ज़्यादा बढ़कर मैंने लोग को प्यार दिया, अपना कर्तव्य निभाया। पर इस भाई ने मतलब सारी मानवता को शर्मसार कर दिया, सारी उसने हदें पार कर दी। आज उसी ने मुझसे दान विलेख करवा के दान ले लिया, जो प्रॉपर्टी मेरे बुढ़ापे का सहारा होती। आज तब मैंने कहा तुम ले लियो तो कम से कम हमको 70 लाख दो, इसके बदले में तुम 2 दुकान रखे हो, एक अथात्रा पे, एक आईपी मॉल पे, वो भी मेरे समय की गई है। बाद में इसने 3 दुकानें और बढ़ा ली, 2 तो फ्लैट, एक सिद्धगी बाग में, एक सोनिया में आधा पैसा दिया गया था, प्लस दुकान पे तुम्हारा इतना सारा माल है, प्लस दुकान की गुडविल, इन सब के बदले में मुझे 70 दे दो। दोस्त मुझे, क्योंकि मेरा बच्चा 3 साल का है, 15 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा, 18 साल यानी 15 साल मुझे इसी 70 लाख से चलाना है, घर खर्च भी चलाना है, कोई ऊंच नीच भी होती है, कोई दुख सुख भी आता है, सब। मैं कभी आपके पास मांगने नहीं आऊँगा,
पर इस बंदे ने मुझे मात्र 12 दिए और मेरा लोन उतारा। वही मेरा लोन नहीं था, इसने मेरे जो फ्लैट पे ले लिया था अपने लिए, वो कहने को सबको कह रहा कि मेरा लोन। तो ये दोस्तों कहानी है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और मुझे आपसे यही उम्मीद है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे न्याय दिलवाइए। क्योंकि जो हाँ, सरकार कहती है कि विकलांगों का मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, उनकी हर दिक्कतों को आप उनके साथ रहिए, पर अब दोनों औरों से मुझे प्यार मिला है, पर अपना घर का खुद, मेरे घर का खून, मेरे घर का एक भाई मुझके साथ इतनी बड़ी इसने साजिश की है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये मित्रों मैं शब्दों में बता नहीं सकता है, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते हुए और ईमानदारी से थोड़ा मन में दया भाव लाते हुए इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोगों को मालूम हो। आज सबसे यही कह रहा है, जैसे कोई दुकान जो कस्टमर जो पुराने आज तक आए, सबसे बड़ी बात मुझे मैं आपको ये बता दूँ कि ये सारा जो इसने मेरे, क्योंकि बिजनेस मैंने किया, मैंने 1500 दुकान बैठे, तो सारा कस्टमर बेस आज भी उनके जो दुकान पे मेरे जो बनाए कस्टमर हैं वो पहुंचते हैं। अब तो भले ही उसने इधर 4-5 साल 3-4 साल जो नए बनाए होंगे, पर जो मेरे जाने के बाद सारा ये बिजनेस उन्हीं मेरे पुराने कस्टमर से करता आ रहा था। तो सबको मिसगाइड भी करता, किसको भाई देखता था तो बोलता था भैया को मैंने वृंदावन भेज दिया है, अब वो घर पे वो वहीं पे रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। किसको बोलता है मैंने भैया को घर दिलवा दिया है, फ्लैट दिलवा दिया है, वो कुछ काम नहीं करते हैं। किस लोगों को बोलता है भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो घर में आराम कर रहे हैं। मतलब जितने लोग जिस तरह मिलते हैं उनको उस हिसाब से वो डील करता है। आप समझ लीजिए, ये समझ लीजिए आप जब मेरी दिक्कत ऐसी हो कि हम विकलांग, ऊपर से सब चीज़ हम लोग इसको जिम्मेदारी देते चले गए। जिम्मेदारी दसें कि जितने भी घर के कागज़ वगैरह, यहाँ तक कि माँ के गहने भी ये रखा हुआ था, अब जाके इसने किस तरह करके दिए हैं। तो ये सारी स्थिति, तो हम लोग सब इस पर इतना मतलब छोटा था, छोटे था, तेज़ था, तो भाई चलो दे दिया था। हम बिजनेस करते थे पूरा, जब 12-12 घंटा 14 घंटा बिजनेस दुकान पे बैठेंगे तो मेरे पास समय नहीं बचता था। ये हमसे सबसे बड़ी गलती हुई, जितना कैश वैसा इसको दिया जाता था। और इसी का इसने दुरुपयोग करते हुए मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरे फ्लैट के पेपर पे इसने लोन ले लिया, जो सब कुछ दी के हाथ में रहता था। उसके बाद उसने मुझसे सौदेबाजी करके मुझसे ही दान ब्लैक बनवा लिया। आज की डेट फिर मैंने कोई बोला कि हमको 70 दे दो, अब जाके इसने 12 लाख रुपया दिया है। अब दोस्तों बताइए 12 लाख भी मुझे 3 साल पहले मिला है, 2 दिसंबर 2017 को इसने मुझसे दान ब्लैक बनवाया है। अब बताइए इधर भी कितनी परेशानियाँ आई। पेट तो इंसान खाएगा ना, पेट के साथ साथ उसके बाद इतनी परेशानियाँ आई हैं कोरोना वगैरह की वजह से, बिजनेस चल नहीं रहा है, पैसे ख़त्म होने को एकदम ख़त्म ही हो चुके हैं लगभग। अब बताइए मैं आगे कैसे जीवन यापन करूँगा। अभी तो मेरे बच्चे की भविष्य शुरू नहीं हुआ है बेचारा। अभी मैंने लास्ट टाइम जो उसको प्ले ग्रुप में डाला था बस फरवरी में डाला था, मार्च में कोरोना हो गया। बताइए और मेरे बच्चे का क्या दोष है। आप सोचिए मेरे भाई की जो 3 बीबियाँ मर गई थी, उसमें से एक बीबी, उसके 2 बच्चे हैं। तो बीबी मरने के बाद हम लोग उसको हॉस्टल में बच्चे को डाले थे, तो उस समय 4-5 लाख रुपया हर 1 साल का खर्चा आता था 2 बच्चों का। वो मेरी कमाई से जाता था, क्योंकि इन लोग तो मात्र बाद में खाली मतलब बैठना शुरू की जब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा। पहले जो सारी कमाई मेरी पहले की हुई। अब बताइए जो बिजनेस मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो इसका मतलब जो दुकान मैंने तुम लोग को सौंपी है, वो लोग तुम उसको मालिक हो जाओगे, और मालिक जो असली मालिक है उसको किनारे कर दोगे और उसको ऐसा फंसा दोगे, उल्टा उसको बदनाम भी कर रहे हो। तो ये मेरी छोटे भाई की करतूत। मुझे अपना भाई कहते मुझे शर्म आती है। मुझे सही में इतना कभी कभी तो क्रोध भी आता है कि ऐसे भाई को तो कभी मतलब किसी रूप में नहीं छोड़ना चाहिए। पर आज मैं असक्षम हूँ, मैं एकदम लाचार हूँ, स्वभाव से मजबूर हूँ। करना होता तो बहुत पहले कर दिया होता। आज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मुझे न्याय दिलवाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग उसकी दुकान पे जाते हैं पूरी तरह से सावधान रहिएगा। जो पेपर मैंने जिस प्रकार उसको दिए थे, उसने उस पर इतना बड़ा कांड कर दिया अपने भाई के साथ। तो अगर आप कोई भी मोबाइल वगैरह देते हैं तो आप सावधान रहिएगा। कोई भी अगर आपको लीक पॉइंट उसको मिल जाएगा, उसका ये दुरुपयोग करने वाला इंसान है। कोई पेपर अगर आपने दिया हो तो सावधान हो जाइए, ये क्या कर लेगा किसी को नहीं पता है। तो मेरा दोस्तों आपसे फिर दोबारा मेरे हाथ जोड़ के विनती है। ये देखिए मेरा छोटा बच्चा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये मेरा छोटा बच्चा है, ये 3.5 साल का है। अब बताइए, सोचिए ये छोटे बच्चे के साथ में
क्या इंसाफ कर रहा हूँ। बाबू अब नाम बताइए अपना। हम जीते यही है। अच्छा, आप स्कूल जाते हैं? हाँ जाता हूँ। जाते हैं। अभी तो कहाँ गए थे, वो 15-20 दिन गए थे आप स्कूल, है कि नहीं? चलिए, और आप सबको राधे राधे बोल दीजिए। हाँ जाती हूँ। हाँ, जय गौ माता बोल दीजिए। कोई पता। चलिए, जय कर दीजिए। बताइए, मैं छोटा मासूम बच्चा है, अब बताइए मैं इसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। एक पिता होते हुए अगर मैंने, एक तो मेरी लेट मैरिज हुई है, ऊपर से मैं इस बच्चे के साथ क्या न्याय कर रहा हूँ कि न मैं इसको पूरी तरह से इसकी शिक्षा में खर्च कर पा रहा हूँ, न इसकी जो आगे चल कर भविष्य होगा उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब कहते हैं पैसे से सारी चीज़ें हैं, आज मैं पैसा भी नहीं है, लाचार भी हूँ। अगर मेरे पास पैसा नहीं था, शरीर रहता, तो मैं फिर भी मेहनत करके कमा रहा था, पर आज मेरे पास जो पैसे थे वो मेरे भाई ने ले लिए हैं। तो मेरा हक दिलाने में आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि मदद कीजिए। और ये जो है मेरे भाई ने, जो महाभारत आपने देखा होगा, दुर्योधन का आपने नाम सुना होगा, दुर्योधन के पात्र को आपको अच्छी तरह भली भांति पचे, उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया है। उसने भी अनेक षड्यंत्र रचे थे अपने भाइयों के साथ, फिर भी वो उनके चचेरे भाई थे। यहाँ तो इसने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। इसने जो मेरे साथ षड्यंत्र किए वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, जो साजिशें इसने की हैं, जो मेरे साथ अत्याचार किया है शारीरिक और मानसिक, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं तो इसका अपना खून था ना। आज इंसान ने मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं, पर मेरी अंदर की जो आत्मा है, मेरी जो परमात्मा है, मेरी जो अंदर के हृदय है, पूरी तरह से फट रहा है। मेरी आत्मा कलहा रही है, रो रही है। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर करके मुझे न्याय दिलवाइए। इस बंदे को जल्द से जल्द इसकी करतूतें, इसकी सारी कारतानियाँ लोगों के सामने उजागर हो और मुझे न्याय मिले। धन्यवाद।